हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके जीएस पेपर 2 के 4 मार्कर क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है जहां पर हमने जीएस पेपर 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 4 मार्कर, 8 मार्कर और 20 मार्कर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। सो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है जीएस पेपर 2 जहां पर हम 4 मार्कर क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, जनरली अगर हम 4 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी के। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। सो प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपसे आंसर्स जो हैं उसको आप यूनिक कैसे बना सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को कैसे कोट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो ज़्यादा रेलेवेंट हो सके। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे हम जीएस पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं। जैसे हमने जीएस पेपर 1 में डिस्कस किया था, अगेन यूनिट 1 में आपको 2 सब यूनिट्स देखने को मिलते हैं, सब यूनिट 1 एंड सब यूनिट 2। अगर हम सब यूनिट 3 की बात करते हैं तो दैट इज डेडिकेटेड टू एचपी जीके। राइट, अगर हम सब यूनिट 1 की बात करते हैं तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया है। ऐसे ही सब यूनिट 2 की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, salient features of ROPA, that is Representation of People's Act, and appointments to various constitutional posts. So आप देख सकते हैं सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 में आपको पूरी पॉलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस किस पे डिपेंडेंट होंगे, पॉलिटी पे। राइट, ऐसे ही अगर हम सब यूनिट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 सब यूनिट्स देखने को मिलते हैं। सब यूनिट 1 में आपके जो गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं वो कवर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड सो ऑन। ये सब यूनिट 1 है। अगर हम सब यूनिट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नेंस का ही जो सेक्टर है वो ही एक्सपैंड हो रहा है, जहाँ पर एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन, माइनॉरिटी, मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके बारे में आपसे टॉपिक्स पूछे गए हैं। दिस इज यूनिट 2। यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 में आपको अगेन सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 देखने को मिलते हैं। अब ये जो सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 है दैट इज होली सोली डेडिकेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। आप देखेंगे 4 मार्कर क्वेश्चंस में भी इंटरनेशनल रिलेशन से जनरली कुछ तो स्टैटिक टॉपिक्स पूछे हैं जो एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल आज ही हम देखेंगे कि आपसे इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल करंट ओरिएंटेड हैं। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है तो उसमें इंडिया का क्या रोल है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल से क्वेश्चन थे और जो कि प्रोबेबल टॉपिक्स थे उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए। दिस वाज द सिलेबस। लेट्स स्टार्ट विद द 4 मार्कर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। अब देखिए, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये ऑलमोस्ट हर टाइम आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है। अब इस आंसर को आप यूनिक कैसे बना सकते हैं, जो भी करंट अफेयर्स से टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं दैट इज रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू, उस पे आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है विद दी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसको चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि लेजिस्लेचर जो भी करता है उसमें हम जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। आप रीड कर सकते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिफ्यूज्ड टू ट्रीट द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एज अ यूनिक वन रिक्वायरिंग अ ग्रेटर और हाइटेंड जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसी के बेस्ड आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द गवर्नमेंट वाज एंटाइटल्ड टू कमिट एरर्स और अचीव सक्सेसेस इन पॉलिसी मैटर्स विदाउट द कोर्ट्स इंटरफेरेंस एज लॉन्ग एज इट फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। अब देखिए, यहाँ पर जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हम चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर 3 बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। कोई भी किसी के स्फीयर में इंटरवीन नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिए जा रहे हैं तब तक हमें इसकी जुडिशियल रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है, जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिडेट किया जाता है या उसको ओवर पावर किया जाता है, तब हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, दैट इज जुडिशियल रिव्यू।
राइट। सो अगेन सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, इट इज नॉट द कोर्ट्स कंसर्न टू इंक्वायर इनटू द प्रायोरिटीज ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. Judicial review is never meant to venture into the mind of the government and thereby examine the validity of a decision. So जो incumbent government है, इस टाइम जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी अगर डिसीजंस लेती है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत है, तो यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू का रोल है वो जुडिशरी को नहीं दिखता है. तो इसी कंटेक्स्ट में अगेन देखिए, अगर आप इस चीज़ को कोट करेंगे तो यहाँ पर आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे. क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपने करंट अफेयर्स से इसको कोट किया. अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू को हम जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि एज सच एक्सप्लिसिटली मेंशन तो ये कहीं भी नहीं है. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो जुडिशियल रिव्यू के ट्रेसेस हैं वो आपको कहाँ पर मिलते हैं, दैट इज यूएस सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर मरबरी वर्सेस मैडिसन का केस हुआ था, जहाँ पर जुडिशरी को ये पावर दी गई थी कि जो भी अल्ट्रा वायर्स है कॉन्स्टिट्यूशन से, उस लॉ को, उस पॉलिसी को आप इनवैलिडेट कर सकते हैं. राइट. सो आपने यहाँ पर हिस्ट्री बता दी. अब पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? ऑफ अ हायर जुडिशरी इज एम्बेडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंस्पेक्ट द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर. सो यहाँ पर अगर हम जुडिशियल रिव्यू एज अ टर्म की बात करते हैं तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी जुडिशियल रिव्यू एज अ वर्ड नहीं दिखेगा. ये इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है. इम्प्लिसिटली मेंशन का मतलब क्या होता है? अगर हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं, 32 की बात करते हैं, 226 की बात करते हैं, 141, 142 एंड 144, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि जुडिशरी को एक पावर दी जाती है कि कोई भी लॉ अगर ऐसा बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बियॉन्ड जाता है, तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी को, उस पर्टिकुलर एक्ट को आप इनवैलिडेट कर सकते हैं. राइट. ऐसा ही केशव नंदा भारती केस में भी कहा गया था. तो जितने भी की पॉइंट्स हैं, अब देखिए अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है, अनटिल एंड अनलेस आपने आर्टिकल नंबर नहीं लिखे हैं तब तक आपको प्रॉपरली मार्क्स नहीं मिल पाएंगे. राइट. सो वो मार्क्स को आप केटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं उसको कोट किया, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की एक डेफिनेशन दी है. ये इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है किस किस आर्टिकल में और किस लैंडमार्क जजमेंट में जुडिशियल रिव्यू को एक प्रिमेसी दी गई थी. राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसको यूनिक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? करंट अफेयर्स को कोट कर सकते हैं. राइट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत ही सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है. यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी के बारे में पूछा है. तो सिंपली आपको फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में आपको इंश्राइंड देखते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आपको देखने को मिलते हैं. पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. वैसे जनरली जो मैग्ना कार्टा है वो कहाँ पर हुआ था? चार्टर ऑफ राइट्स, दैट वाज इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1250. अब एक्सप्लिसिट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी. सो ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपको देखने को मिलता है. इसके जो प्रोविजंस हैं वो आप एक्सप्लिसिट लिख सकते हैं. सो आर्टिकल 14 की अगर बात करते हैं, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आर्टिकल 15 की बात करते हैं, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. आर्टिकल 16 की बात करते हैं, यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है. आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. एंड अगर आर्टिकल 18 की बात करते हैं, दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. राइट. सो दिस इज राइट टू इक्वालिटी. बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. तो यहाँ पर आपसे सीधा डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछी गई. राइट. दिस वाज सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आपसे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा है, जो कि रिलेटेड थी EWS कोटा से. सो आपने वही लिखना है जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. इट ब्रॉट अ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. सो EWS के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है अदर दैन OBCs, scheduled castes and scheduled tribes for the admission to central government and private educational institutions.
राइट। सो अगर हम 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी 10% रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, किनको, EWS को, राइट। सो यहाँ पर आपको एडवांटेजेस देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी देख सकते हैं। अगेन देखिए, अगर तो आपके पास वहाँ पर स्पेस होती तो यहाँ पर आप इम्पैक्ट ऑफ 103rd अमेंडमेंट लिख सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ स्पेस नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। इम्पैक्ट से होगा क्या, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इट मॉडिफाइड आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 दोनों को ही मेंशन करना है। सो आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 को भी यहाँ पर चेंज किया गया है, आर्टिकल 16 में भी अमेंडमेंट हुई है। ऐसे ही दिस रिजर्वेशन इज एडिशनल टू द एग्जिस्टिंग कैप ऑफ 50%। अब ये जो भी रिजर्वेशन है उस पर कैप लगाई गई है कि 50% से ज़्यादा आपकी रिजर्वेशंस नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये बियॉन्ड उसके जाता है, राइट। 50% रिजर्वेशन के अलावा 10% रिजर्वेशन किनको दी जाएगी, EWS कैटेगरी को दी जाएगी, राइट। सो यहाँ पर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सारी सीट्स को हायर एजुकेशन में, चाहे फिर वो IITs हो, IIMs हो, किसके लिए रिजर्व किया गया है, दैट इज फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, right? So reservation is provided under 103rd constitutional amendment will be irrespective of religion and caste. Very very important. Generally आप देखेंगे जो reservations हैं वो किस basis पे दी जाती हैं, that is on the basis of caste. बट यहाँ पर रिलीजन और कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बिलोंग करते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप उसमें एलिजिबिलिटी में फॉल करते हैं तो आपके कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपके यहाँ पर रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। डन। सो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, अगेन केशव नंदा भारती केस बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट रहा है, चाहे फिर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, चाहे फिर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रक्चर एज सच कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन ये लैंडमार्क केस जो केशव नंदा भारती केस का रहा था, उस केस में यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई थी, राइट। सो सिंपल है, आपको यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देना है। So there is no mention of the term basic structure anywhere in the Constitution of India. The idea that the Parliament cannot introduce laws that would amend the basic structure of the Constitution involved gradually over time and many cases. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी एक्ट या कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती है जो एक्चुअली में बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ढांचा है, वो ढांचे को ही अलग कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि मुझे फंडामेंटल राइट्स को हटा देना है, बिल्कुल खत्म कर देना, अब उनके पास अमेंडिंग पावर तो है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ढांचा है, वो बैकबोन है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर जुडिशरी को एक पावर दी जाती है कि कोई भी चीज़ जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो जो लेजिस्लेचर अगर उसके तहत कोई पॉलिसी या एक्ट बनाता है तो उसको वो नल एंड वॉइड कर सकती है, राइट। सो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स दे दी, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सो ऑन। सो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस लॉज हुए हैं जहाँ पर इनको अपहोल्ड किया गया है और इन चीज़ों को कहा गया है कि दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इट इज़ नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, बट यहाँ पर कुछ ऐसे केस लॉज हुए हैं जहाँ पर इन चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है, जो कि मूल ढांचा है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 मार्कर क्वेश्चन है, सो जनरली सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टार्टअप इंडिया स्कीम, व्हाट बेनिफिट्स आर अवेलेबल अंडर दिस स्कीम। बहुत ही सिंपल सा अगेन क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है और आपसे इसके बेनिफिट्स पूछे गए हैं। सो आपको यहीं पर बताना है कि ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो थी वो कब स्टार्ट करी गई, 2016 में स्टार्ट करी गई। इसका मेन एम क्या है, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन दी कंट्री। सो यहाँ पर जो इनोवेशन है और स्टार्टअप कल्चर है उसको बूस्ट करने के लिए इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च करी।
अब देखिए यही कहते हैं कि आप नौकरी सीख करने वाले मतलब ढूंढने वाले ना बने, रादर नौकरी देने वाले बने। वो नौकरी आप कब देंगे? जब आप एक स्टार्टअप या इनोवेटिव कल्चर को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो यहाँ पर इंडिया में जो जनरली कल्चर आपको देखने को मिलता है वो है नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब क्या है? जब आप किसी और के लिए काम करते हैं। यहाँ पर स्टार्टअप कल्चर की काफ़ी ज़्यादा आपको कमी देखने को मिलती थी। तो 2016 में इसी को, इनोवेशन को प्रमोट किया गया और यहाँ पर स्टार्टअप कल्चर की बात करी गई, राइट। सो मेन एम क्या है? थ्रू स्टार्टअप इंडिया एक्शन द गवर्नमेंट एम्स टू फोकस ऑन 3 C's. Now this becomes very important: capital, courage and connections. देखिए ये जो 3 चीज़ें हैं उसी से आप स्टार्टअप बना पाएंगे। सबसे पहले आपको कोई बिजनेस चाहिए तो बिजनेस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? कैपिटल, पैसा, राइट। सो कैपिटल, करेज एंड कनेक्शंस, these 3 C's will make a grooming environment for the startup. Right, so which the Prime Minister Modi describes as the main prerequisites for setting up a business. बिजनेस के लिए ये 3 C's चाहिए, करेज चाहिए, आपके पास कनेक्शंस होने चाहिए और कैपिटल होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टअप इंडिया मिशन में आपको ये कैपिटल, ये करेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। डन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट बेनिफिट्स आर अवेलेबल अंडर दिस स्कीम। सो आप देख सकते हैं बेनिफिट्स क्या है। जो इन्वेस्टमेंट पूल है फॉर स्टार्टअप्स ऑफ 10,000 करोड़, सो इन्वेस्टमेंट पूल दिया गया है जिसमें 10,000 करोड़ की बात करी गई है। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ पेटेंट, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ इनोवेट की है तो उसके बाद जो पेटेंट चाहिए होता है आपको, उसकी जो कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, उसको घटाया गया है जिससे कि और लोग इसको पेटेंट कर सकें। ऐसे ही एनहांस्ड बैंक्रप्सी कोड टू गारंटी अ 90 डे टाइम फ्रेम फॉर फाइलिंग। ऐसे ही फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन देयर विल बी नो इंस्पेक्शंस। सो जो लाइसेंस राज है उसको रिड्यूस करने की बात करी गई है जिससे कि हम जो इकोसिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइज कर पाएँ, राइट। देयर विल बी टैक्स एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन्स, सो यहाँ पर कैपिटल गेन्स पे टैक्स एग्जेम्प्ट किया गया है। हब फॉर इनोवेशन बनाया गया है जहाँ पर अटल इनोवेशन की बात करते हैं, अटल इनोवेशन मिशन एम की बात करते हैं। सो यहाँ पर स्कूल चिल्ड्रन एज वेल एज कॉलेज चिल्ड्रन को यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है कि वो स्टार्टअप और इनोवेशन से प्रभावित हो, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट आर अवेलेबल अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। डन। सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन, जहाँ पर आपको स्कीम के बारे में पूछा गया था तो आपने लॉन्च डेट लिखना है, कब स्टार्ट की गई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव एम क्या है, और तीसरा क्या लिखना है, दैट इज दी बेनिफिट्स अंडर दी स्कीम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज व्हाट आर द मेन हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इन इंडिया, एलूसिडेट। अब देखिए पीआरआईज पे क्वेश्चन पूछना लाजमी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता। सो यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी गई है तो आप बता सकते हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं हमने 73rd अमेंडमेंट से यहाँ पर लागू किया है, और जो पीआरआईज हैं दैट हैव कंप्लीटेड 26 years ऑफ एग्जिस्टेंस। सो अगेन यहाँ पर ये करंट अफेयर्स में था, सो अगेन आप कोट कर सकते हैं इससे क्या क्या होगा। अब आपसे पूछा गया मेन हिंड्रेंसेस क्या हैं, सो आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगेन इतने सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो आप 4 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। डन। सो अनसाइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस। अब देखिए यहाँ पर आप या तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, सपोजेटली ये क्वेश्चन 8 मार्कर क्वेश्चन होता तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, इसको स्प्लिट कर सकते थे 3 F's में, मतलब फंक्शंस में प्रॉब्लम है, फंक्शनरीज में प्रॉब्लम है और फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर डेवल्यूशन कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो जो फाइनेंसेस की डेवल्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट करती ही नहीं है। कुछ प्रोविजंस कंपल्सरी प्रोविजंस होती हैं, कुछ प्रोविजंस वॉलंटरी प्रोविजंस होती हैं। तो जो कंपल्सरी प्रोविजंस हैं उस पर तो काम किया जा रहा है, लेकिन जो वॉलंटरी प्रोविजंस हैं उस पर काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे, राइट। सो क्योंकि ये 4 मार्कर क्वेश्चन है इसलिए आपको पॉइंटर्स में दे दिया है। सो इनएडिक्वेट फाइनेंसेस, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इनके पास घर, देखिए घर चलाना है तो क्या चाहिए, सबसे पहला क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा कैसे होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है, टैक्सेस कलेक्ट करके। अब वो जो टैक्सेस हैं वो एक्चुअली में कहाँ जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को जा रहे हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट जब
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अपनी पावर डिवॉल्व करेगी ही नहीं, तब तक वो फाइनेंसेस कैसे कलेक्ट कर पाएंगे? तो यहाँ पर इनसफिशिएंट आपको इनएडिक्वेट फाइनेंसेस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही लैक ऑफ कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन ऑफिशियल्स एंड पीपल, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है कि पीआरआईज के पास कौन सी ऐसी पावर्स होंगी जिसकी वजह से वो यहाँ से फाइनेंसेस को कलेक्ट कर सकें। ऐसे ही डिसइल्यूशनमेंट ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रंट, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है। सपोजिटली कोई सरपंच बन भी गया, अब आपको पता है यहाँ पर 33% रिजर्वेशन आपको देखने को मिलती है, वुमेन रिजर्वेशन है। अब वुमेन जो है वो सरपंच बन भी गई, उसके बाद उसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, राइट? सो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ स्किलिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं इन दी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, राइट? सो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड अ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस अबाउट इंडियाज पॉलिसी ऑफ पंचशील। अब देखिए जो पंचशील है ऑलमोस्ट हर टाइम आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है कि आज भी पंचशील क्यों रेलेवेंट है। जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बट ये क्योंकि 4 मार्कर क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पर पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स बताने थे, ये कब किया गया था उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव बताना है, दैट्स इट, राइट? सो हम बात करते हैं जो पंचशील एग्रीमेंट है, दैट इज ऑल्सो नोन एज दी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस आर दी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू गवर्न रिलेशंस बिटवीन दी स्टेट्स। सो जनरली ये वैसे इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में किया गया था और यहाँ पर 5 प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे जिसको इंडिया होल्ड करता है आज भी, राइट? अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वो क्या है, दैट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। सेकेंड है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। थर्ड है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। फोर्थ है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड फिफ्थ है दैट इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर ये 1954 में किया गया था, लेकिन आपको पता है 1962 में आपको चाइना और इंडिया की वॉर होती हुई दिखती है। तो यहाँ पर कहा गया था कि वायलेशन है, चाइना ने वायलेट किया है इस पंचशील अग्रीमेंट को। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिलैटरली डैमेज करने की कोशिश करी है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। डन। सो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एग्जामिन इंडियाज पॉलिसी ऑफ एक्ट ईस्ट। अब देखिए जो एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है वो एक्सप्लिसिटली आपके पेपर में मेंशन्ड है। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में आपने सिंपल कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, रेलेवेंट पॉइंट्स लिखने हैं। सो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इट वाज अनाउंस्ड इन 2014 एंड इट इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी जब पीवी नरसिम्हा राव थे, क्योंकि हमारा 1991-1992 में इकोनॉमिक क्राइसिस आपको देखने को मिलता है, बीओपी क्राइसिस देखने को मिलता है, तो उसके बाद प्लस यूएसएसआर हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन आपको देखने को मिलता है 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। अब इंडिया को मार्केट चाहिए थी, अपने आप को भी बचाना था, क्योंकि हम भी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे 1993 में, तभी तो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए। तो उस टाइम जो पॉलिसी अपनाई गई नरसिम्हा राव के द्वारा दैट वाज द लुक ईस्ट पॉलिसी, जहां पर हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखना स्टार्ट किया, जिससे कि हम अपने बैरियर्स खोल पाएं और यहां पर हम अपना ट्रेड कर पाएं। लेकिन इसकी अपग्रेडेशन कब करी गई? 2014 में, जहां पर हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को नाम चेंज करके क्या कर दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के लिए जो इंडियन ओशन रीजन है दैट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो चाइनीज अग्रेशन है वो आपको देखने को मिलता है, चाहे फिर हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, चाहे इंडियन ओशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कोहेरेंस देखने को मिलती है वो किन के साथ हम कोहेरेंस कर सकते हैं? दैट इज विद दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सो हमारा जो एजेंडा है, जो पहले हम मियर मार्केट के लिए हमने लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई थी, अब उसको अपग्रेड करके हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी है, जहां पर हम सिर्फ मार्केट एक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जिससे जो चाइनीज राइजिंग फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिलते हैं इंडियन ओशन रीजन, उसको हम मिनिमाइज कर पाए विद द कोलैबोरेशन ऑफ द अदर कंट्रीज, right? So it is a diplomatic initiative to promote economic, strategic and cultural relations with the vast Asia Pacific region. So यहाँ पर हम connectivity, trade, culture, defense, people to people connect की बात करते हैं। So aim majorly इसका aim क्या है? To promote economic cooperation, cultural ties and developing a strategic relationship with the countries in the Indo-Pacific region.
सो मेन एम बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, और ये कैसे लुक ईस्ट पॉलिसी से डिफरेंट है। यहाँ पर क्योंकि हमारा कोर एजेंडा सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाना नहीं है, यहाँ पर हमने कल्चरल टाइज को भी इस्टेब्लिश करना है, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस जिसमें हम इंडो पैसिफिक रीजन को सेंटर पे लेके चलते हैं, राइट। सो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन जहाँ पर आप अपनी यूनिकनेस दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब अबाउट इंडियाज रोल इन रशिया यूक्रेन वॉर। नाउ अगेन ये जो क्वेश्चन है ये होली सोली करंट ओरिएंटेड है। सो आप देख सकते हैं, देयर इज अ ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन द पोटेंशियल Indian diplomatic contribution to ending the tragic war in Ukraine, which is now in the 9th month and has shaken the world to its core. So हम देख सकते हैं जो रशिया यूक्रेन की वॉर है वो अभी तक भी एंड नहीं हुई है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का क्या रोल है। अगेन आप कुछ पॉइंटर्स लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इंडियाज बैलेंस्ड अप्रोच, क्योंकि हमने किसी की भी जी खोल के निंदा नहीं की है, ना ही हमने यूक्रेन की है, ना ही रशिया की है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस्ड अप्रोच, नॉन अलाइनमेंट आज भी जिंदा है। वो जिंदा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम किसी की तरफ अलाइन नहीं कर रहे हैं। इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है कि आप डिप्लोमेटिकली जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है वो टेबल पे बैठ के बातचीत करके सॉल्व हो सके। और हम किसके लिए स्टैंड करते हैं? वी स्टैंड फॉर पीस, राइट। ना हम रशिया के साइड हैं, ना हम यूक्रेन की साइड हैं, हमने किसी की भी साइड नहीं ली है। हमने अपना इंटरेस्ट देखा है, वर्ल्ड का इंटरेस्ट देखा है। तो हमारा कहना ये है कि हम किसके लिए स्टैंड करते हैं? दैट इज फॉर पीस। डन। सो नंबर 1 बैलेंस्ड अप्रोच। नंबर 2, इंडिया डिडंट क्रिटिसाइज रशिया और इंडोर्स रशियन अग्रेशन। सो ना ही हमने रशिया को कभी डिमीन किया है, क्रिटिसाइज किया है, और रशिया के अग्रेशन को हमने कभी भी डिनाई नहीं किया। सो अगेन हम बैलेंस्ड अप्रोच ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने यहाँ पर हमें सेल्फ इंटरेस्ट भी देखना है। आपको पता है इंडिया 70% ऑफ द आर्म्स किससे इंपोर्ट करते हैं? रशिया से इंपोर्ट करते हैं। ऑल वेदर फ्रेंडशिप हमारी किसके साथ है? रशिया के साथ है। तो यहाँ पर जो हमारे कल्चरल टाइज हैं, जो हिस्टोरिकल टाइज हैं, हम उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय व्हाट? हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं एक बैलेंस। जो भी अग्रेशंस हुए हैं कॉमन लोगों के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बुचा में हुआ था, तो उसको कंडेम किया गया है, इंडिया ने कंडेम किया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच इंडिया अपना रहा है। डन। नेक्स्ट, अमेरिका शोड सेंसिटिविटी टू इंडियाज पोजिशन। सो जो अमेरिका है उन्होंने बोला है कि आप एक्सप्लिसिटली जो रशियन अग्रेशन है उसको आप कंडेम क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमारे सेल्फ इंटरेस्ट्स हैं, जहाँ पर हमें अपना देखना है कि कैसे हम इस साउथ एशियन कंट्रीज को संभाल पाएंगे, इस रीजन में स्टेबिलिटी कैसे ला पाएंगे। डन। नेक्स्ट, इंडियाज रोल इन ग्रेन शिपमेंट एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। सो कहा जा रहा था कि जो यूक्रेन में आपको न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखने को मिलता है, वहाँ पर बॉम्बिंग हो सकती है। अब अगर बॉम्बिंग होती तो यहाँ पर क्या होता? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता, एंड जो यूक्रेन के आम जनता है, जो आसपास की जनता है, वो भी डैमेज होती। तो इंडिया का स्टैंड हमेशा से रहा है कि पीस को फॉलो करें रादर दैन गोइंग एट द न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड बॉम्बिंग दैट। हमारा मेजर मकसद क्या है कि हम जो आम जनता है उसके साथ खड़े रहें। सो यहाँ पर ग्रेन शिपमेंट्स भी आपको देखने को मिली हैं। जो भी लोग अफेक्टेड बाय वॉर थे वहाँ पर इंडिया ने बढ़ चढ़कर हेल्प की, राइट। सो दिस इज इंडियाज रोल इन रशिया यूक्रेन्स वॉर। डन। सो अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बट अ करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन। Done. So this was all about your 4 marker questions. Next lecture में हम 8 marker questions को discuss करेंगे. Thank you very much.